26 अक्टूबर 2024 सुबह 0200 आवर्स इजराइल ने अपना ऑपरेशन डे ऑफ रिपेंटेंस प्रारंभ किया। 3 घंटे इजरायली एयरफोर्स के जेट फाइटर ईरान के ऊपर हमले पे हमला करते रहे। 3 वेव्स में हमला हुआ और कोई 20 ईरानियन टारगेट्स को इजराइल ने हिट किया। 100 के 100 जहाज बगैर खरोच के वापस आ गए। पहले तो इस ऑपरेशन के ज़्यादा डिटेल इजराइल ने सार्वजनिक नहीं किए थे, लेकिन लास्ट 2-3 दिनों में काफ़ी सारे डिटेल्स जो हैं इजरायली न्यूज़पेपर जेरूसलम पोस्ट और इजरायली मीडिया और कई अमेरिकन चैनल्स ने अब सार्वजनिक कर दिए हैं। इससे हम एक अच्छा अंदाज़ लगा सकते हैं कि इजराइल का हमला कैसे हुआ और कितना कामयाब रहा। तो आइए पहले तो हम इस ऑपरेशन का तफसील में जायज़ा लें और आज हम शुरू कर रहे हैं रिपब्लिक टीवी की वॉर गेम नंबर 2, इजराइल का हमला और ईरान का क्या पलटवार होगा, इसका एनालिसिस हम करेंगे वॉर गेम की मेथडोलॉजी से। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इजराइल के जवाबी हमले से, जो कि मैंने बताया 26 अक्टूबर सुबह 2 से 4 बजे तक हुआ और इसको संचित तोरा के दिन, डे ऑफ रिपेंटेंस के दिन किया गया, जबकि तोरा कैलेंडर का एक साइकिल ख़त्म होता है और नया साइकिल शुरू होता है। 7 अक्टूबर को ये साइकिल शुरू हुआ था और 25 अक्टूबर की शाम को ये ख़त्म हुआ और उसी दिन उन्होंने जो है ये अपना संचित तोरा के दिन उन्होंने अपना पलटवार ईरान के ऊपर किया है। सो लेट्स क्विकली गो ओवर कि ये अटैक कैसे हुआ। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि तकरीबन पिछले 15-20 सालों से इजराइल लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, रिहर्सल कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है ईरान पे इस हमले की, क्योंकि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है, वो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा ख़तरा, सबसे बड़ा ख़तरा इजराइल को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी लगती है। और वो कह रहा है लगातार कि ईरान ऑक्टोपस का सर है, हमास, हौती और हिजबुल्लाह तो उसकी बाहें हैं, लेकिन जो सर है वो ईरान है। और वो बड़ा कीन था इजराइल कि वो इसके ऊपर पलटवार करे और अमेरिका को भी ऐसे भारी पलटवार में साथ मिलाए। तो ये पलटवार साहब 25 दिन के इंतज़ार के बाद हुआ। 25 दिन के इंतज़ार के बाद क्यों? क्योंकि बड़ी रसाकशी चल रही थी जो बाइडेन साहब में और नेतन्याहू में। जो बाइडेन साहब कह रहे थे अमेरिका की इलेक्शन 5 नवंबर को आ रही है, जनाब इस वक्त मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप एक बड़ी जंग की शुरुआत कर दें और वहाँ पे पेट्रोल की कीमतें आसमान के ऊपर चली जाएं और हमारी इकॉनमी को धक्का लगे ठीक इलेक्शन के टाइम। इससे तो डेमोक्रेट्स की जो डिफीट है, जो हार है, वो तो निश्चित हो जाएगी। तो मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकता। लोग सोच रहे थे कि बहुत पहले भी अमेरिका के बाइडेन साहब कह रहे थे इजराइल को कि सीज़ फायर करो, काफ़ी हो गया हमास के बरखिलाफ, हिजबुल्लाह से सीज़ फायर करो, 20 दिन का सीज़ फायर करो इत्यादि, लेकिन नेतन्याहू साहब ने एक न सुनी थी। तो इसके चलते अटकल लगाई जा रही थी कि क्या ईरान के मामले में भी नेतन्याहू साहब नज़रअंदाज करेंगे जो बाइडेन साहब के परामर्श को। जी नहीं साहब, बहुत फ़र्क है हिजबुल्लाह और हमास में और ईरान में। हिजबुल्लाह और हमास ईरान के पिछवाड़े में है। अपने एयर बेसिस से इजराइल एक दिन में 5-6-7 बारी इन पे हमला करके वापस आ सकता है। लेकिन जहाँ तक ईरान का सवाल है साहब, वो 2000 किलोमीटर दूर है। इट इज़ 2000 किलोमीटर्स अवे और इससे कुछ हद बंदिशें इजराइल की हो जाती हैं। वो इसे अकेला नहीं कर सकता, पीरियड। उसे अमेरिका का सपोर्ट
चाहिए होगा। तो जो रूल्स लागू हैं हमास और हिजबुल्लाह के बरखिलाफ, लेबनान और गाज़ा के बरखिलाफ, वो नहीं चल सकते। जहाँ तक ईरान का सवाल है, अमेरिका की हामी के बगैर इजराइल नहीं कर सकता था। लेट दैट बी अंडरस्टूड। और इस वक्त अमेरिका के लिए, जो बाइडेन साहब के लिए, मोहतरमा कमला हैरिस के लिए ये बहुत ही क्रूशल वक्त है। तो जो बाइडेन साहब ने, जैसे आप जानते हैं, ज़बरदस्त दबाव डाला इजराइल के ऊपर, हथकड़ियाँ डाल दी तकरीबन हाथ में कि आप ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला नहीं करोगे, आप ईरान की पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़, उसका खर्ग आइलैंड टर्मिनल, उसका बंदर अब्बास टर्मिनल, छाबहार टर्मिनल पे कुछ नहीं करोगे। और ईरान ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा था आप केवल और केवल मिलिट्री टारगेट्स को स्ट्राइक करोगे, और प्रिसाइसली इजराइल ने ईरान में केवल और केवल मिलिट्री टारगेट्स इस्तेमाल को स्ट्राइक किया है। मतलब जो बाइडेन साहब हावी रहे इस बार, क्योंकि स्टेक्स आर टू हाई और अमेरिका की ज़रूरत है इजराइल को इस हमले के लिए। क्यों, कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। अगर आपको अरब देशों के ऊपर से उड़ के जाना है, इराक के ऊपर से जाना है, जॉर्डन के ऊपर से जाना है, सऊदी अरेबिया के ऊपर से जाना है, आपको अमेरिकन दबाव चाहिए इन अरब देशों पर कि वो ओवरफ्लाइट अलाउ करें, अपने सॉवरेन स्पेस, एयर स्पेस का इस्तेमाल अलाउ करें। इजराइल के कहने पे नहीं होगा, केवल अमेरिका के कहने पे होगा। नंबर एक, इजराइल जो मैंने बताया बहुत देर से तैयारी कर रहा है इस किस्म के हमले की, और उसने बहुत सारे एयर टू सरफेस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स खास इस हमले के लिए ईरान के ऊपर बना के तैयार रखे हैं। इनके बारे में मैं तफसील से बाद में बात करूंगा। लेकिन इनकी गाइडेंस के लिए जीपीएस चाहिए, जिसके लिए अमेरिकन सैटेलाइट चाहिए, और उनकी भी मिलिट्री फ्रीक्वेंसीज चाहिए आपको अगर एक्यूरेट गाइडेंस करनी है। 2000 किलोमीटर का फासला, छोटे से छोटा रास्ता भी 2000 किलोमीटर, उसमें आपको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग चाहिए। जैसे मैंने बताया, इजराइल के पास केवल 7 बोइंग टैंकर्स हैं और कोई 7 KC-130 हरक्यूलीज टैंकर्स हैं। तो उससे एक हद बंदिश है कि वो कितने जहाज़ भेज सकता है। हैरत की बात है कि इस हद बंदिश के बावजूद उसने कोई 100 से ज़्यादा, कई एस्टिमेट तो 140 जहाज़ कह रहे हैं, जिनमें आपके एवैक शामिल होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट शामिल होंगे, सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंसेस वाले एयरक्राफ्ट इत्यादि शामिल होंगे। आपका जो कैज़अवैक जो आपका है, अगर कोई पायलट शूट डाउन हो जाए उसको निकालना, उसके लिए भी अलग एयरक्राफ्ट होते हैं, ये सब शामिल होंगे। तो 100 से 140 का अंदाज़ लगाया जा रहा है। 100 जेट फाइटर्स जिन्होंने तो अटैक किया ही किया है साहब। तो ज़रा लेट्स हैव अ क्विक लुक कि इजराइल ने कैसे हमला किया और किस तरह से हमला किया। ये बड़ा ज़रूरी है समझना, जिसके पहले कि हम अंदाज़ लगाएं, अटकल लगाएं कि ईरान क्या जवाब देगा। तो कितना कारगर रहा है इजराइल का हमला, ये भी हम इसका अंदाज़ लगा लेंगे। जैसे मैंने बताया, वो इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। 2022 में उन्होंने एक एक्सरसाइज करी थी इजराइल ने, चैरियट्स ऑफ फायर, ठीक है साहब। इसके चलते उन्होंने साइप्रस के ऊपर अटैक की प्रैक्टिस की थी, विपरीत दिशा में, लेकिन उससे थोड़ी ज़्यादा दूरी जो कि ईरान की है, और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रैक्टिस की। और ये जो रिलीज ऑफ दीज एयर टू सरफेस बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स, इसका उन्होंने पूरी रिहर्सल वो कर चुके हैं, फुल ड्रेस रिहर्सल। और प्रिपरेशन के अंदर वो जो सीरिया और इराक में जो ईरान के शियाइट मलिशियाज थे, जिनको उन्होंने एयर डिफेंस वेपन्स दिए हुए थे और अर्ली वार्निंग के लिए लगाया हुआ था, उनको भी उन्होंने अच्छी तरह से हिट किया है प्रिपरेटरी सप्रेसिव अटैक्स के अंदर। तो आइए अब ज़रा लेट्स हैव अ क्विक लुक कि ये हमला कैसे हुआ, किस तरह डिलीवर किया गया। स्क्रीन की तरफ देखें। उन्होंने, इजराइल के पास 40 के करीब F-35 लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर्स हैं अमेरिकन ओरिजिन के। ये दुनिया का सबसे मुफीद स्टेल्थ फाइटर है। F-22 इससे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये सबसे लार्ज नंबर्स में ये F-35 जेट फाइटर है।
F-22 अमेरिका ने अभी तक किसी को नहीं दिए। इजराइल को सबसे पहले F-35 स्टेल्थ फाइटर्स मिले थे, जिसका इस्तेमाल उसने कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए किया है। यानी जहां हमलावर जहाज जा रहे हैं उनके ऊपर इनकी छतरी जैसे जाती है प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला, जो कि देखती है कि कोई भी अगर ईरान का F-4 फैंटम, ईरान के F-14 टॉमकैट, ईरान के MiG-29 कोई भी जहाज़ अगर चैलेंज करने के लिए उड़ते हैं तो उनको वो एयर टू एयर मिसाइल से ध्वस्त कर देंगे। उसके साथ जो मेन इनका अटैक एयरक्राफ्ट है जो भारी वेट ले जा सकता है वो है F-15E। इसके कई मॉडल्स हैं उनके पास, टोटल 75 एयरक्राफ्ट इनके पास हैं। और फिर जो इनका मेन स्टे है वो है 102 के करीब, कई लोग तो 140 के करीब बता रहे हैं, F-16 फाइटर्स हैं इजराइल के पास। याद रहे जो कि अराक रिएक्टर, ओसिराक रिएक्टर इराक का और दूसरा रिएक्टर जिस पे हमले किए हैं वो F-16 ने ही किए थे। ये दो बंकर बस्टिंग बॉम्ब ले जाते हैं और साथ में दो एयर टू एयर मिसाइल अपने बचाव के लिए लेकर जाते हैं। ठीक है साहब, इनके रूटिंग पैटर्न में एक बारी फिर आपको याद दिला दूं, पहली वॉर गेम में मैंने तफसील में बताए थे। जो ऊपर नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ जो दो नीली आपको एरोस दिखाई दे रही हैं वो हैं इजराइल से सीरिया के ऊपर होते हुए इराक और फिर ईरान। दूसरी एरो जॉर्डन से इराक और फिर ईरान। हरी जो एरो है साहब वो सऊदी अरेबिया के ऊपर से होके जाती है। और अगर ये सारे अरब देश साफ मना इनकार कर देते कि नहीं साहब हम अपना एयरफोर्स इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे, तो केवल जो लाल रूट है वो रह जाता इजराइल के लिए समुद्र, समुद्र और समुद्र। जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने शॉर्टेस्ट रूट यानी जो दो नीली एरोज हैं टॉप की उसका इस्तेमाल किया है। वो सीरिया, इराक और जॉर्डन के ऊपर से होकर गए हैं। और उनके जो ड्रोन्स हैं डिसेप्शन फ्लाइट, उन्होंने हरा रूट यानी सऊदी अरेबिया के ऊपर के रूट का इस्तेमाल किया है, ये मेरा अंदाज है। तो अटैक कैसे हुआ साहब, ज़रा तफसील में ये स्लाइड देखें। यहाँ पे हमने आपको दिखाए हैं इजराइल के एयरबेस। जो नेवातिम एयरबेस है F-35 जहाज स्टेल्थ फाइटर्स यहाँ पे बेस्ड हैं। जो रेमॉन एयरबेस है वहाँ पे F-16 और F-15 फाइटर्स हैं। हेत्जरिम एयरबेस पे F-15 जहाज हैं और तेल नॉर पे F-15 और F-16, F-15 और F-16 जेट फाइटर्स ये यहाँ से गए हैं। ये जो लाल एरोस दर्शाती हैं किस तरह उड़कर वो सीरिया के ऊपर से इराक गए हैं और फिर जॉर्डन के ऊपर से होते हुए वो इराक के अंदर गए हैं। जो हरी लाइन नीचे है वो दिखा रही है ड्रोन्स, इजराइल के ड्रोन्स यानी कि जो हेरॉन और हेरॉप ड्रोन्स हैं वो किस तरह, ये क्वाड कॉप्टर दिखाया है लेकिन असली में इस्तेमाल हुए हैं हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स। अब ये स्लो फाइटर्स हैं और ज़्यादातर कहते हैं सिवाय एक के सब शूट डाउन हो गए, लेकिन इजराइल का कहना है साहब ये तो हमने डिसेप्शन रूटिंग के लिए लगाए थे, दुश्मन को चकमा देने के लिए लगाए थे, उसके एयर टू एयर डिफेंसेस को मिसगाइड, गलत दिशा में भ्रमित करने के लिए लगाए थे। देखिए साहब, फासले को मद्देनज़र रखते हुए कोई तरीका नहीं है इजराइल हिट कर सके अपनी टारगेट्स ईरान में सिवाय रिफ्यूलर की मदद से। ये रिफ्यूलर वेल ऑफ ईरान की टेरिटरी के बाहर इराक के ऊपर उड़ रहे थे, फिगर ऑफ 8 फ्लाइट्स ले रहे थे लगातार। ये सारे जहाज़ जो उड़ के आए नेवतिम वगैरह से, उन्होंने यहाँ पे ईस्टर्न इराक के ऊपर जो है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की है। और जब उस वक़्त F-35 के जेट फाइटर्स ऊपर कैप कॉम्बैट एयर पेट्रोल फ्लाई कर रहे थे। और अंदाज़ ये भी है साहब कि इस बारी शायद इजराइल ने KC-130 जो रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट है उनका भी इस्तेमाल किया है। देखिए साहब, ये रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट नॉर्मली ग्राउंड पे लैंड करते हैं फार्प, फॉरवर्ड एयर रिफ्यूलिंग पॉइंट पे। याद रहे जब कार्टर साहब ने 1979 में हॉस्टेज रेस्क्यू अटेम्प्ट किया था तेहरान से हॉस्टेजेस को निकाल कर लाने का, तब उनके ये जो KC-130 टैंकर्स थे ये ईरान के अंदर लैंड हुए थे रेगिस्तान में, और जो उनके बड़े चिनूक हेलीकॉप्टर्स थे वो वहाँ फ्यूल
लेने के लिए आए थे, लेकिन रात में उनकी आपस में टक्कर हो गई और बड़ा गदर और गफलत हो गया था। इसलिए लोग सोच रहे थे कि KC-130 रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट का जो कि 7 हैं इसराइल के पास, वो इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन लगता है इसराइल ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि तभी 140 जहाज़ वो निकाल सका है। नहीं तो अंदाज था 50-60 जहाज़ मैक्सिमम कर सकता है बोइंग जहाज़ों के साथ, लेकिन उसने पूरे 140 जहाज़ झोंके हैं। तो इसका मतलब साहब कि ये भी शायद इस्तेमाल हुए होंगे, लगता है ऐसा। देखिए, बहुत देर से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसराइल तैयारी में है, वो प्रैक्टिस में था कि किस तरह वो ईरान पे जब मौका मिले तो वार करेगा। ये उसकी सबसे घातक थ्रेट थी, सबसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इसराइल ईरान को समझता है, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को खासकर वो निकालने की फिराक में बड़ी देर से है। तो उसने कई सारे एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स तैयार करके रखे थे, खासकर ईरान के ऊपर हमले के लिए टॉप सीक्रेट वेपन्स थे। योव गैलेंट साहब, जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले हिंट दी थी कि साहब हमारे पास सीक्रेट वेपन्स हैं, दुनिया हैरान रह जाएगी हम कैसे वार करेंगे। और सही में उन्होंने इनका इस्तेमाल किया है। ये जो हैं मिसाइल्स एयर टू सरफेस एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल, एक है रॉक जिसको ब्लैक स्पैरो भी कहा जाता है। ये साहब 2800 पाउंड की वजन का है और 200 से 400 मील ये दूर जाके हिट कर सकता है। याद रहे साहब, जब हमने बालाकोट पे हमला किया था, हमारे मिराज भी जो फ्रेंच स्पाइस जो हैं क्रूज मिसाइल लेके गए थे और अपने क्षेत्र में अंदर रह के हमने पाकिस्तान के 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं, पाकिस्तान मेन में हमने अटैक किया था। ठीक है साहब, लेकिन खरोच नहीं आ पाई हमारे जहाज़ों को, बिकॉज हम उनके एयर स्पेस में गए ही नहीं। तो ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिससे उन्होंने ईरान के एयर डिफेंस रडार और एयर डिफेंस मिसाइल्स को टारगेट किया है। दूसरा है एयर लॉरा, 3500 पाउंड वजन और 300 से 500 मीटर की माइल्स की रेंज इसकी है। 300 से 500 मील रेंज दूर स्टैंड ऑफ अटैक ये कर सकता है। और लास्ट में है गोल्डन होराइजन, जिसको ब्लू स्पैरो भी कहा जाता है, 4200 पाउंड का और 500 से 900 मील दूर से ये वार कर सकता है। ये लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको जो इजराइल है वो एयर लॉरा वगैरह से प्रैक्टिस करता है कि अगर दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल आ रहे हो उनको कैसे शूट डाउन किया जाए। तो इसकी ट्रेजेक्टरी बैलिस्टिक है। ठीक है साहब, बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी मतलब ये 90 डिग्री के एंगल पे अटैक करता है टारगेट को, तो उससे इसकी स्पीड और पेनिट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाती है। काइनेटिक पावर से ही इसकी जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी अंडरग्राउंड टारगेट्स को भी ये बर्बाद कर सकता है।